अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना प्रोसीजर से हमें शुरू करना था। लास्ट लेक्चर में से किसी का अगर क्वेश्चन है तो हम एड्रेस करते हैं, वरना हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। नो सर, किसी का क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हम प्रोसीजर में से एक्चुअली ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर होता है उसमें मोस्टली हम दो चीज़ों की गलतियां करते हैं। एक तो हम प्रोसीजर लिखते हुए एथिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो भी हम प्रोसीजर के अंदर लिख देते हैं हमारे पास, जबकि मेथड के अंदर एक पूरी हेडिंग एथिकल कंसिडरेशन की अवेलेबल होती है। तो इसलिए जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं वो हम एथिकल कंसिडरेशंस के मतलब अंडर हेडिंग लिखें, और जो प्रोसीजर है वो हम प्रोसीजर में लिखें। अब बात ये है कि मतलब किस तरह एथिकल कंसिडरेशंस आते हैं, जैसे कि मतलब हम प्रोसीजर के अंदर लिख देते हैं कि प्रॉपर परमिशन ऑफ द स्केल, प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट विल बी टेकन या वर टेकन। जो भी आप मतलब रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं या आप वो कर रहे हैं, तो इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको पता प्रोसीजर दरअसल वो है कि आपने अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करनी है, आपने अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करनी है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे। तो और बाकी चीज़ें एथिकल कंसिडरेशन रहती हैं। तो मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, जैसे आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम ऑफ द स्टडी फ्रॉम, मतलब आपका बीओएस है, आपका डीपीसीसी है, डीआरसी है, डीएससी है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में इनके डिफरेंट नाम हैं। दरअसल ये एक बॉडी होती है जो आपके टॉपिक को, जो आपके एजुकेशनल रिसर्चेज हैं उनको अप्रूवल देती है। ये एक ऑफिशियल बॉडी होती है, एकेडमिकल बॉडी होती है। कोई बीओएस कहते हैं, कोई डीपीसीसी कहते हैं, कोई डीआरसी कहते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज, या डिपार्टमेंटल स्क्रीनिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल प्रोग्राम कमेटी, इस तरह के नाम हैं इसके, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये तो आपके पास जो है बीओएस है, ये मतलब डिपेंड करेगा कि आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो आपके पास मतलब गवर्निंग बॉडी है उसमें आपके पास बीओएस है या क्या है। स्क्रीन शो हो रही है मेरे ख्याल में, बाकी कैंडिडेट को हो रही है स्क्रीन शो? जी सर, हो रही है प्रोसीजर वाली। हाँ, प्रोसीजर वाली यही मैंने ओपन की और यही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टेक्स्ट आया आई थिंक सो अश्विन का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, अक्सा खान का है। अक्सा, आप एक दफ़ा लॉग आउट हो के दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपका शायद ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखें आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्टडी फ्रॉम, मतलब जो आपकी गवर्निंग बॉडी है जिसके पास ये है, ऑफ द, आगे आप डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। एक्सपर्ट्स विल बी अप्रोच। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें एक था कॉलम अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्केल, तो इसलिए लिखा हुआ है एक्सपर्ट विल बी अप्रोच फॉर असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस एंड नीड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द स्केल। After incorporating the suggestions given by expert, we will move towards phase 2, जो कि main study है, testing the hypothetical multiple mediation model of maladaptive behavior. Participant will be purposefully approach. Those participants fulfilling the inclusion criteria will then be recruited. The purpose of the study will be explained to all the potential participants, and informed consent will be obtained from those willing to take part in this research. अब आप फर्दर एलेबोरेशन चाहते हैं तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें जितने आपके मतलब आपने ग्रुप वाइज करना है, क्लासेस में जाके करना है, तो वो सारा प्रोसीजर आप इसमें लिखेंगे। अब एथिकल कंसिडरेशंस ये हैं कि आप परमिशन लेंगे,
परमिशन आप लेंगे कि आपकी परमिशन क्या है टू यूज द इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप परमिशन लेंगे इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए, उससे ओरिजिनल ऑथर से अथॉरिटी लेटर आप अपने डिपार्टमेंट से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने इदारे से लेंगे, जिससे आप डेटा कलेक्शन में आपको हेल्प आउट होगी। उसके बाद आप वहां से, अगर आप कहीं ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंचार्ज है, उससे आप उनके पार्टिसिपेंट, उनके स्टूडेंट, उनके एम्प्लॉयज रिक्रूट करने के लिए आप उनके इंचार्ज से तो परमिशन लेंगे। और आप मेंशन करेंगे कि डेटा मतलब ऑनलाइन आप कलेक्ट करेंगे या इन पर्सन कलेक्ट करेंगे। पार्टिसिपेंट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द रिसर्च पर्पस एंड देयर कंसेंट विल बी टेकन इन राइटिंग इन पर्सन। देखें मतलब आप इन राइटिंग लेंगे और इन पर्सन लेंगे। जी, पार्टिसिपेंट विल बी, आई एम सॉरी एक्चुअली वेडनेसडे मेरा ऑफ होता है, मैं इधर मतलब घर पे होता हूँ, तो फिर मेरे घर के साथ ही रोड गुजरता है, तो उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ कि शोर आता है तो मैं फ़ौरन ही बंद कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट रिकॉर्डिंग वालों को ये इशू ना हो। मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये शोर ना आए, शोर के वक्त मैं अपना वॉल्यूम हाई कर लूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। द पार्ट सर ठीक है, शोर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया आपका। The participant will be assured of the sole use of data for research purpose only. Further, the anonymity and confidentiality will be maintained. अच्छा, ये जो होती हैं एथिकल कंसिडरेशन, ये जनरल होती हैं और ये तीन चार होती हैं। एक तो मतलब प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाए, इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाए और उन्हें राइट टू विदड्रॉ कर दिया। अब ये चीज़ें यहाँ तक हमारी आती हैं, एथिकल कंसिडरेशन और प्रोसीजर्स। प्रोसीजर को हमने डिस्कस किया। अब हम प्रपोज, अच्छा एक बात है जो मतलब एक, अगर आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो आप प्रपोज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हेडिंग मतलब मोस्ट ये पर्पस्ड है, लेकिन प्रपोज्ड स्टैटिस्टिकल हेडिंग जो है आपकी अप्रोप्रिएट है कि आप कौन से एनालिसिस करेंगे, कौन से एनालिसिस प्रपोज्ड हैं आपके, तो वो आप मतलब प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जो हेडिंग है वो मोस्ट सूटेबल है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का या कुछ रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो हेडिंग है मेथड के अंदर ये ख़त्म करके हमें रिजल्ट के इंट्रोडक्टरी पेज के ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन करनी चाहिए कि हम कौन कौन से एनालिसिस किए हैं हमने और कैसे एनालिसिस किए हैं, टोटल एनालिसिस कितनी है, वो हमें रिजल्ट की हेडिंग के अंदर पहले पेज के ऊपर सारी डिटेल्स देनी चाहिए। और यहाँ पे इसको प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हेडिंग को जब आप थीसिस राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तब इसे डिलीट कर देना चाहिए। तो खैर, जब हम रिजल्ट्स में देखेंगे तो उसे हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं कि अगर हम प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये है कि आप प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर मतलब एसपीएसएस यूज करेंगे, इमोज साथ यूज करेंगे, साथ आप मतलब स्मार्ट पीएलएस यूज करेंगे, आप मैक्रो प्रोसेस यूज करेंगे, कुछ भी यूज करेंगे, तो वो आपने मेंशन करना है कि डेटा किस तरह आप एनालाइज करेंगे। और ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप साथ जो वेरिएंट है वो भी मेंशन करें कि आप एसपीएसएस का कौन सा वेरिएंट यूज़ करेंगे और फर्दर जो आप नेक्स्ट यूज़ करेंगे वो कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर फॉर मतलब कम्प्लेक्स एनालिसिस कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो मोस्ट लाइकली एमफिल तक एसपीएसएस और प्रोसेस मैक्रो यूज़ हो जाता है। लेकिन फर्दर मतलब अगर आपका पीएडी का है या एमफिल में आपने अच्छी कंसेप्चुअलाइजेशन के साथ रिसर्च की है तो आप दोनों एमफिल में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि आप डेटा के साथ करेंगे क्या। वैसे हम ये मतलब मोस्टली रिपोर्ट राइटिंग में करते नहीं है। फर्स्ट, मिसिंग डेटा विल बी ट्रीटेड, दैट इज recode into same variable by taking the average of score. Secondly, after checking for missing data, if 95% of data is filled, then data will be included. अब दूसरी बात यह है कि
कितना डेटा फील्ड हो, पहले ये है कि मिसिंग डेटा को आप ट्रीट कैसे करोगे और कितना डेटा फील्ड हो। कुछ बुक्स के अंदर है कि 95% अगर डेटा फील्ड है तो मतलब अगर 100 मतलब आपके ऑप्शंस थे और 100 ऑप्शंस में से वो 95 पे उसने क्लिक कर दिया है तो आप फिर उसको इंक्लूड कर देंगे। थर्ड, नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा विल बी चेक थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नॉर्मेलिटी डेटा की चेक की जाएगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, पी प्लॉट्स, क्यू प्लॉट्स। तो ये चार चीजें हैं, स्क्यूनेस और कोर्टोसिस है, पीपी प्लॉट्स है, क्यू प्लॉट्स है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड कर सकें तो नॉर्मेलिटी जिनकी अजम्पशंस फुलफिल होती हैं उनके लिए हम जो है ना पैरामीट्रिक टेस्ट मतलब लगाते हैं जो नॉर्मेलिटी के अजम्पशन को फुलफिल करते हैं, और जो टेस्ट नॉर्मेलिटी के अजम्पशन को फुलफिल नहीं करते उनके लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं। तो हम ये वाला स्टेप मोस्टली अपनी प्रैक्टिकल रिसर्च के अंदर भी मिस कर देते हैं और राइटअप में भी मिस कर देते हैं। तो हमें ये मेंशन करना चाहिए कि हमने ये प्रिलिमिनरी एनालिसिस जो है ना ये रन की है, और इससे जो लेट्स सपोज आपको कोई आउटलायर्स मिलेंगे तो आप उन्हें रिमूव करेंगे। तो इन पीपी प्लॉट्स की क्यू प्लॉट्स से आपको आउटलायर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 159 में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके डेटा की नॉर्मेलिटी को वायलेट कर रही है, उसे आप डिलीट कर दें 171 को। तो ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद हम देन द रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट मेजर्स विल बी चेक थ्रू क्रोनबेक अल्फा। फिर हम क्रोनबेक अल्फा से मतलब रिलायबिलिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टू असेस द हाइपोथेसिस ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। फिर हम प्रेजेंट स्टडी के जो हाइपोथेसिस हैं उनकी तरफ मूव होंगे। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन विल बी यूज्ड टू असेस द रिलेशनशिप ऑफ criminal thinking, emotional dysregulation, and impulsivity with maladaptive behavior, or EMOS will be used to assess out the indirect effect of criminal thinking on maladaptive behavior through emotional dysregulation and impulsivity. Moreover, independent sample t-test will be used to analyze the difference on dichotomous variable. Dichotomous variable का मतलब है वो वेरिएबल जिनकी दो कैटेगरीज होंगी। एंड वन वे एनालिसिस ऑफ variance मतलब ANOVA will be used to analyze multi-cotomous demographic variables. मुझे 2 मिनट देंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें लतीफ, मुझे 2 मिनट दें मेरे मुझे 2 मिनट दें। ठीक है ओके सर। यस सर। यस सर। और ठीक है। और देखें यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज अगर आपके पास स्पेसिफिक है कि आप टी टेस्ट किस लिए यूज करेंगे, अनोवा किसके लिए यूज करेंगे, तो आप मेंशन करें। वरना यहाँ पे देखें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे आपका एक्सटर्नल आपके इवैल्यूएशन के दौरान कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसी बात कहीं पे किसी बात का झोल नजर नहीं आया आपको। आज में ये सैंपल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम थोड़ी देर के लिए हाउस ओपन करते हैं फॉर क्वेश्चंस, फिर नहीं तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ और क्वेश्चन एयर सॉरी एसपीएसएस की तरफ, फिर हम डिस्कस करते हैं। जी सर, आपने जो प्रोसीजर का बताया है इसमें हमने आपने बोला कि जो एथिकल गाइडलाइंस हैं वो हमें नहीं लिखनी, और प्रोसीजर में मैंने देखा कि ये बता रहे होते हैं कि हमने कैसे डेटा लेना है और कहाँ पे जाके कौन कौन सी पॉपुलेशन को लेना है और परमिशन वगैरह का लिखा होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखना होता ना इसमें। जी जी, इसका मतलब आपने मैक्सिमम मतलब आपने जो मेजर आ जाती है चीज मतलब कि जिसमें आपको लगे कि यार अब ये तो मतलब लिखनी ही पड़ेगी, वो आप लिख लें। जैसे कि मतलब आप अप्रोच कैसे करेंगे उन लोगों को, ठीक है, आप ये तो लिख लें, लेकिन ये ना लिखें कि उनके डेटा से जो हम लेंगे उनके एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये वो मेंटेन रखेंगे। मतलब ये एथिकल कंसिडरेशंस की चीजें हैं। ठीक हो गया सर। एक मैंने देखा एक जगह पे प्रोसीजर के अंदर ही लिखा हुआ था कि हम पहले इंस्टीट्यूट से परमिशन लेंगे, अपने से हमें लेटर बना के देगा, फिर हम वहाँ से जहाँ से डेटा लेना उनके उनसे परमिशन लेंगे। तो आपने वो एक जगह पे नहीं देखा होगा, 90% जगहों पे देखोगे, लेकिन आप खुद देख बताएं
कि अगर हम ये मतलब हम लेटर्स लेंगे, हम ये चीजें करेंगे, ये एथिकल कंसिडरेशन है ना, बिल्कुल सर। तो इसे एथिकल कंसिडरेशन के अंदर आना चाहिए। जी सर, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये तो प्रोसीजर के अंदर लिखवाया जाता है, तो ये है तो बेसिकली एथिक्स। हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। और मतलब आपने ये प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखे हैं, वहां पे सिर्फ लिखा होता है पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन रिग्रेशन एंड मीडिएशन एनालिसिस विल बी रन। हालांकि यस सर। मीडिएशन कोई एनालिसिस नहीं है। मीडिएशन इज मतलब अगर आज आप एसपीएसएस के थ्रू भी करें तो मीडिएशन इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लीनियर एंड 1 मल्टीपल स्टैंडर्ड रिग्रेशन एनालिसिस। तो मतलब ये ये चीजें होती हैं कि आपको मतलब दरअसल ये सारी कंटेंट शेयर करने का मतलब तमाम पार्टिसिपेंट के साथ ये था कि मतलब मैक्सिमम लेवल तक आप एलैबोरेटिव लिखें कि आपके एग्जामिनर को आपसे कोई क्वेश्चन ना करना पड़े। यस सर। और सर ये आपने जो प्रपोज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बोला है, इसमें तीन चार चीजें आपने बताई हैं, स्कीमनेस हो गया, कर्टोसिस हो गया, पीपी प्लॉट्स, ये सर हमारे लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं या हर चीज के लिए हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होगी यूज करने के लिए? नहीं मतलब ये चार चीजें हैं, कुछ कहते हैं आप मतलब स्क्यूनेस और कोर्टोसिस के थ्रू करें, कुछ कहते हैं पीपी प्लाट्स क्यूपी प्लाट्स के थ्रू करें। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे समर ग्रोन टेस्ट है आई थिंक सो, मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी वो मुश्किल होती है। उसके बाद शेफ्रो विल्क है, इस तरह करके एक टेस्ट है। यस सर। वो दो टेस्ट भी यूज होते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मतलब आपने नॉर्मेलिटी को एस्टैब्लिश करना है। जो एपीए 6 था और 5th था उसमें स्क्यूनेस और कोर्टोसिस आपके रिजल्ट के चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता था, लेकिन अब वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिमूव कर दिया गया है। यस सर। ठीक। ये सर क्रॉनबैक अल्फा आपने बताया था, इसको कहानी रिपीट कीजिएगा या आगे जाके आप बताएंगे? नहीं मैं वैसे बता दूंगा, क्रोनबैक अल्फा दरअसल आपका रिलायबिलिटी सिंपलेस्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस है। मतलब हमारे पास मल्टीपल मतलब रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के तरीके हैं। एक क्रोनबैक अल्फा है, एक मैकडोनल्ड रिलायबिलिटी है, और एक है हमारे पास, तीसरी है हमारे पास यार, जो हम मतलब एसपीएसएस के थ्रू करते हैं। मुझे उसका नाम भूल रहा है, खैर जब मैं वो अगर कराऊंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा हमारे पास स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, KR20 KR21 है, लेकिन मोस्ट वाइडली जो यूज होती है वो क्रोनबैक अल्फा है। लेकिन इस पे भी लोगों की बड़ी क्रिटिसिज्म है कि क्रोनबैक अल्फा को आप मतलब तब यूज करें जब आप EFA कर रहे हों, जब आप CFA मतलब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कर रहे हो तब आप क्रोनबैक अल्फा यूज करें, जब आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कर रहे हो तब आप मैकडोनल्ड अल्फा रिलायबिलिटी फाइंड आउट करें। दरअसल ये रिलायबिलिटी है। क्रोनबैक उस मतलब थेरिस्ट या साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रपोज किया, अल्फा उससे डिनोट किया जाता है, क्रोनबैक अल्फा इसका नाम है। ये दरअसल रिलायबिलिटी है जो आपकी परसिस्टेंसी ऑफ स्कोर या कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को मेजर करती शुक्रिया सर। और सर ये जब एनालिसिस करते हैं तो उसी वक्त ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही होती है कैलकुलेट है। जो भी हम बिल्कुल यूज कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे यहाँ एक मतलब ऑप्शन होता है, उसी के अंदर ये एनालिसिस हम रन करते हैं, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपसे पार्टिसिपेंट को मतलब सब पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो ऑन मतलब स्क्रीन है और जो ऑफ स्क्रीन है जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन तमाम को, कि अगर आप एनालिसिस के पोर्शन तक नहीं भी पहुंचे, मतलब आपका जस्ट साइनॉप्सिस डिफेंस ही हुआ है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा आप सबको कि आप हाइपोथेटिकल डेटा शीट बनाएं। मतलब जिस तरह मैं डेटा शीट बना रहा हूँ उसमें आप अपना फेक डेटा एंटर कर लें, मतलब ठीक है, 5 क्वेश्चन का फेक डेटा एंटर करके उसको रेप्लिकेट कर दें, 100 क्वेश्चन बना दें। वो रेप्लिकेट करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। उस पे आप अपने एनालिसिस सीख लें ताकि आपको वो एनालिसिस दोबारा करते हुए दिक्कत ना हो। यस सर।
ये सर SPSS में बना लें या एक्सेल शीट में बना के रख लें? ये SPSS में बनाना है। SPSS का मैं वेरिएंट आप लोगों के पास अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यस मैं सर। गूगल ड्राइव लिंक बना दूंगा। SPSS का अपडेटेड जो वर्जन इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है वो 26 है। यस वेलकम सर। अच्छा। तो वो 26 है। अब हम मेरे ख्याल में बगैर किसी ताखीर के एक्चुअली मैं डेटा क्वेश्चन या डिजाइनिंग आपको बताऊंगा। मेरे पास उसका इस टाइम बैकअप में डेटा नहीं पड़ा। उसका मैं नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन या डिजाइनिंग बता दूंगा। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ और थोड़ा सा मैं विजुअलाइज भी करा देता हूँ। मेरे पास एक्चुअली पड़ा नहीं है क्योंकि मैंने डेटा जो है ना शायद मैंने बताया कि मेरे पास लतीफ़ को बताया था कि कुछ इश्यूज की वजह से डेटा तक मेरी एक्सेस नहीं हो रही। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम इनफॉर्म कंसेंट अपने क्वेश्चनियर में बनाते हैं। अगर आपके क्वेश्चनियर इंग्लिश में है तो आपका इनफॉर्म कंसेंट भी इंग्लिश में ही बनेगा। और इनफॉर्म कंसेंट के नीचे आपका मतलब जो इनफॉर्म कंसेंट के नीचे आपके पार्टिसिपेंट के एग्रीमेंट के साइन होने चाहिए कि आपका पार्टिसिपेंट एग्री है। तो इनफॉर्म कंसेंट आपको डिफरेंट सैंपल्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपके साथ कोई स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मेट उर्दू का भी इंग्लिश का भी शेयर कर दूंगा। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब और कैद आजम, इनमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज होता है। डिपार्टमेंट का ऊपर मोनोग्राम भी लगा होता है। मतलब उन्हें हम जो मतलब डिपार्टमेंट का एक लेटर हेड होता है उसके ऊपर वो बनता है। तो खैर बाकी जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं मतलब उनमें आप एक ब्लैंक पेज के ऊपर सिंपल पेज के ऊपर अपना इनफॉर्म कंसेंट बनाते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन यार इंग्लिश में है तो आपका इनफॉर्म कंसेंट भी इंग्लिश में हो, उर्दू में है तो उर्दू में हो। इनफॉर्म कंसेंट के बाद आपकी डेमोग्राफिक शीट मतलब बनती है जिसमें हमारे पास तमाम चीजें मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर आपकी डेमोग्राफिक और आपने एक चीज का आपने क्वेश्चन या डिजाइन करते हुए ख्याल रखना है कि आपका स्मार्ट वर्क हुआ हो। आप देखें ये तकरीबन 30 डेमोग्राफिक हैं, ठीक है। अगर मैं इन्हें सिंगल साइडेड बना के चलता तो ये तकरीबन 3 पेजेस पे ही जाता और बाकी 3-4 पेजेस पे वो दूसरे मेरे क्वेश्चन जाते। तो ये 7-8 पेजेस का एक सेट बनता। तो मैं जिस पार्टिसिपेंट को 7-8 पेजेस का सेट थमाता तो उस पे फौरन ही फिटीग इफेक्ट का वो शिकार हो जाता। वो कहता नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा। तो मतलब आपने टेक्निकली ये लेके चलना है और आपने ये भी देखना है जितना फॉन्ट साइज आप रख रहे हैं तो आपकी जो एज है उसके लिए ये फॉन्ट साइज अप्रोप्रिएट है कि नहीं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप ओल्डर एडल्ट्स पे कर रहे हैं और आप 12 फॉन्ट साइज के साथ लेके जा रहे हैं तो शायद हो सकता है उनके लिए ना हो इजली। और दूसरा रिकमेंड ये किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया है तो कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी स्टडी की कोई पहले टेस्टिंग नहीं कर रहे, आपकी स्टडी के कोई मल्टीपल फेज नहीं है, तो आप ये जो क्वेश्चन एयर डिजाइन कर रहे हैं इसको लेके आप 30 एक क्वेश्चन एयर पे पहले स्टडी कर लें, अपने पार्टिसिपेंट से पूछ लें कि क्या कोई ऐसा वर्ड मीनिंग तो नहीं है जो आपको समझ ना आ रहा हो, जिसका मीनिंग समझ ना आ रहा हो, या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। अगर ऐसी है तो आप हाईलाइट कर दें। इस तरह आपके पास एक साइंटिफिक रीज़न आ जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मुझे बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट लग रही हैं, या वो ये कहते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके मुझे अल्फाज मीनिंग नहीं समझ आ रहे, तो अब आप वहाँ से फाइनल कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज अडेप्टेशन करनी है, कल्चरली अडेप्टेशन करनी है, या आपको स्किल ट्रांसलेट करनी है। अब मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपके पार्टिसिपेंट को कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, कुछ अल्फाज समझ नहीं आ रहे, तो मतलब उनको आप आसान अल्फाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कहते हैं लैंग्वेज अडेप्टेशन और वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होती है। मतलब उसे आप सिंगल अपने तहत नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका पार्टिसिपेंट कहता है नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल आप मतलब डेटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या कोई मतलब ऐसी चीज पे
मैरिटल रिलेशंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे कल्चर में इजीली मतलब हम नहीं कह सकते, तो वो मतलब इररेलेवेंट आपको लगते हैं, और आपको लगता है कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो इन क्वेश्चन से खौफजदा हो जाएगा, तो आपको वो क्वेश्चन यार कल्चरली उसकी अडेप्टेशन करने की जरूरत होगी। या फॉर एग्जांपल आप रिलीजियोसिटी का स्केल यूज कर रहे हैं और वो किसी क्रिश्चियनिटी के रिलीजियस के ऊपर डेवलप्ड है, और आपको लगता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। पहली बात ये, अगर यूज कर सकते हैं तो आपको हो सकता है उसको कल्चरली या जो है ना कल्चरली फेवरेबल बनाना हो, तो उसको भी आप अडेप्ट कर सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि आपका 90% क्वेश्चन है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर योर पॉपुलेशन ड्यू टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ अडेप्टेशन, ट्रांसलेशन और इन चीज़ों पे एक लेक्चर रख लूँगा। मैं फर्दर चलता हूँ। इसमें एक ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो एलैबोरेटिव होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आपके जो क्वेश्चनियर हैं वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है कि आपका जो क्वेश्चनियर है वो चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले 50 क्वेश्चनियर में जो आपका पहला क्वेश्चनियर है वो बाकी 50 में दूसरा हो, और जो दूसरा है वो पहला हो। फॉर एग्जांपल आप सेल्फ स्टीम, एग्रेशन और मेंटल हेल्थ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप पहले 50 में, 30 में जितने का आपने डेटा बना लेना है उसके 3 सेट बना लें। 3 सेट में आप ये डिसाइड कर लें जो आपका पहला क्वेश्चन है जिसको आपने डेमोग्राफिक के बाद लगाया है, वो अगर पहले क्वेश्चन पहले 50 में पहले नंबर पे सेल्फ स्टीम का है, तो अब दूसरे नंबर पे एग्रेशन का है, और तीसरे नंबर पे मेंटल हेल्थ का है, तो जो दूसरा 50 हो उसमें एग्रेशन का पहले होना चाहिए, सेल्फ स्टीम का दूसरा होना चाहिए, और मेंटल हेल्थ का तीसरा होना चाहिए। और फिर फर्दर में जो आप नेक्स्ट 50 का सेट बनाओ उसमें एग्रेशन का पहला होना चाहिए, और सॉरी मेंटल हेल्थ का पहला होना चाहिए, एग्रेशन का दूसरा होना चाहिए, और सेल्फ स्टीम का तीसरा होना चाहिए। मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लेके चल रहे हैं सेल्फ स्टीम, एग्रेशन और मेंटल हेल्थ, ये पहला 50 है, तो दूसरे 50 में आपका अग्रेशन, सेल्फ स्टीम, मेंटल हेल्थ, तीसरे 50 में मेंटल हेल्थ, अग्रेशन और सेल्फ स्टीम। तो मतलब इस तरह आपके क्वेश्चनियर में जो फटीग इफेक्ट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वरना जो लास्ट क्वेश्चनियर अगर फॉर एग्जांपल आप मेंटल हेल्थ के इशारों में रख रहे हैं, तो रिसर्चर का ये कहना है कि उसमें जो फटीग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। तो आप शफलिंग अपने हिसाब से क्वेश्चनियर जो मतलब आप लगा रहे होते हैं इसके अंदर अपने डेटा डेमोग्राफी के अंदर, उसमें शफलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे हम स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हम ना आगे नंबर्स लिख देते हैं जो उनकी कोडिंग होती है ब्लॉक्स के अंदर। ऐसे होता है ना अक्सर लतीफ। तो ये रिकमेंडेड है कि आप कोडिंग ना लिखें, क्योंकि आपका पार्टिसिपेंट ये सोचता है कि हायर स्कोर पे मुझे क्लिक करूं मैं, तो वो फिर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टेटमेंट है वो जो है ना उसका जो मकसद है वो वेस्ट हो जाता है। वो तो फिर सर फिर हायर, इसका इसका हल क्या है फिर सर? इसका हल ये है कि आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में बता दें कि स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 1, स्ट्रांग एग्री इज इक्वल टू 3 और 2, न्यूट्रल इज इक्वल टू, मतलब जहां पे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना क्वेश्चनियर के स्टार्ट में, यस सर। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस देने के साथ ही आप लिख दें कि आपका रिस्पांस कैसे कोड होगा। मतलब वहां पे आप इंस्ट्रक्शंस दे दें बस, सिंपल। और ऊपर आप जो क्वेश्चनियर की मतलब आप इस तरह होती है जैसे कि इंस्ट्रक्शंस के बाद आप टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, और यहाँ पे शुरू में आप बता देंगे सिंपल, ऊपर लिख देंगे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब आप सिंपल इसमें ये फॉर्मेट आप यूज करेंगे, और इसमें आप स्टेटमेंट जस्ट ऐड करते जाएंगे।
आप जो यहाँ पे आएंगी आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, फॉर एग्जांपल उसकी जो भी स्टेटमेंट है। आगे आप अपने पार्टिसिपेंट के लिए ब्लैंक छोड़ दें, पार्टिसिपेंट उस पर अपनी मर्जी से मतलब वो करेगा, रिस्पॉन्स देगा। इंस्ट्रक्शन के बाद आप बता देंगे कि स्ट्रांगली एग्री इज इक्वल टू 1, एग्री इज इक्वल टू 2, न्यूट्रल इज इक्वल टू 3, डिसएग्री इज इक्वल टू 4 एंड स्ट्रांगली डिसएग्री इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इस तरह मतलब आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एयर आएगा, उसका जो रिस्पांस फॉर्मेट होगा उसके साथ भी आप इंस्ट्रक्शन देके इसी तरह ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी आप कोशिश किया करें कि आपकी जो पेज मार्जिन्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। पेज मार्जिन्स आप यहाँ से आके सेट कर सकते हैं, मतलब 1 होना चाहिए, ताकि आपके पेज के ऊपर लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्पेस हो। और आपकी जो मतलब इस तरह आप अपने क्वेश्चंस की जो मतलब क्वेश्चन का नंबर ऑफ पेजेस हैं वो आप कम से कम यूज करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं एक दफ़ा ये जो डिज़ाइनिंग क्वेश्चन है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें काइंडली। जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है लतीफ़? सर आई थिंक किसी और का तो नहीं है। मैं सर मेरा क्वेश्चन था, आपने नीचे सेल्फ एस्टीम, एग्रेशन और मेंटल हेल्थ लिखा है, ये शफल भी किया सर, ये रिपीट कीजिएगा, ये क्या कॉन्सेप्ट था? आई थिंक इसका कंसेप्ट ये था कि फॉर एग्जांपल आप देखें, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप अक्सर क्वेश्चनर फिल करते हैं। आप मुझे बताएं, जब आप एंड पे पहुंचते हैं क्वेश्चनर लेंथ ही हो तो आप कुछ स्टेटमेंट बगैर पढ़े भी टिक कर देते हैं। यस सर। तो अगर आपका एक क्वेश्चनर एंड पे रहेगा सारे क्वेश्चनर के सेट में, तो उस क्वेश्चनर की हो सकता है रिलायबिलिटी सबसे कम है। तो उस चीज के इफेक्ट को कम करने के लिए अपने क्वेश्चनर के अरेंजमेंट को शफल किया जाए। ठीक ठीक ठीक, सही हो गया। इसे फिटीग इफेक्ट कहते हैं, फिटीग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। यस सर। सर ये फिर हम चूंकि इसका मतलब है कि अगर हम चेंज कर रहे होंगे इसकी सीक्वेंस या तरतीब, शफल कर रहे होंगे, तो हम जैसे हमें इसके ऑथर ने बना के दिया तो उसमें तो कोई इशू नहीं आएगा कि नहीं नहीं हम। नहीं नहीं नहीं, आप स्केल के अंदर आइटम्स नहीं चेंज करेंगे, आप पूरा स्केल शफल करेंगे। ठीक हो, मतलब इसका एथिकली कोई इशू तो नहीं है कि अगर हम शफल कर रहे हैं तो? नहीं नहीं, इसका क्या इशू है, आप फिटीग इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस, ठीक है। और ये चीज आप प्रोसीजर में भी लिख सकते हैं। यस सर। ये हम सर प्रोसीजर के अंदर इसको एलेबोरेट करेंगे कि हमने इस तरह से किया है इसको, चीज़ इफेक्ट को कम करने के हाँ, लिए। प्रोसीजर के अंदर इसे आप इलाबोरेट कर सकते Yes, हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कोडिंग बुक की तरफ आते हैं। बाकी तो स्कोरिंग आपके पास दी गई होती है। सबसे ज्यादा मसला होता है आपका डेमोग्राफिक की स्कोरिंग का। हम इसकी स्कोरिंग करते हैं और इसको हम फर्दर लेके जाते हैं उसके अंदर अपने मतलब डेटा शीट में, ताकि हम आसानी से मतलब वो कर सकें। अच्छा यार, पता नहीं ये मेरे इसका कोई उर्दू इंग्लिश का हुआ हुआ रोला है आपके पास? आई थिंक सर इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी वहाँ जाके इसको फोन स्टाइल में।
उसके बाद दूसरा सर आपकी आवाज कट रही है। क्वेश्चन है आपका एज का है। जी आई एम सॉरी, शायद मेरा नेट कनेक्टिविटी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बता रहा था कि आप स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। कोडिंग में आपको बता रहा था, कोडिंग में हम बात कर रहे थे, इसकी स्क्रीन आप शो होगी, देखें। अच्छा, वो स्क्रीन कह रहा है लोडिंग कर रही है। हो गई सर। देखें, आप देखें, हो रही है। यस सर हो रही है। आप देखें, हो रही है स्क्रीन शो। यस सर। नहीं हो रही स्क्रीन शो। हो रही है सर, लेकिन ये उलट नजर आ रहा है। अब शो होना बंद हो गई है सर। हाँ, अब हो रही है शो। एक मिनट, मुझे एक मिनट दें, वो लोडिंग कर रही है, ये स्क्रीन शेयरिंग अब हो हो गई। गई। हो गई हो सर। अब आपने प्रीवियस रिसर्च से रिकमेंडेड ये है कि आप देख लें, लेकिन अगर आप ना भी देखें तो आप सिंपल, मतलब जो आपकी पहली कैटेगरी है उसे 1 कोडिंग दे दें ताकि आपको इंटर होने में आसानी हो, और जिसे दूसरी कैटेगरी है उसे 2 कोडिंग दे दें। हमारे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनकी कोडिंग हमने खुद से असाइन करनी होती है। जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं उन्हें हम एज इट इज जो वैल्यू हमारे पास होती है वही हम असाइन कर देते हैं। जैसे एज में अगर उसने 29 लिखा है तो हम 29 ही ऐड कर देंगे। लेकिन जेंडर में हमें मेल और फीमेल को एसपीएसएस कुछ भी नहीं समझता। एसपीएसएस को हम कोडिंग असाइन करके बताते हैं कि हम मेल जो होंगे उनकी जगह 1 इंटर करेंगे, फीमेल जो होंगी उनकी जगह हम 2 इंटर करेंगे। वो हम एसपीएसएस को खुद से बताएंगे, मतलब एसपीएसएस को नहीं पता कि 1 का मतलब आप बेशक कुछ भी रख दें और 2 का मतलब आप बेशक कुछ भी रख दें। एसपीएसएस आपका नंबर्स के ऊपर काम करेगा, तो एसपीएसएस को नंबर्स चाहिए, उन नंबर्स के लिए हम कोडिंग करते हैं। जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं उनकी कोडिंग तो आपको जो देते हैं, जैसे आपको एज आपके सामने दूसरे नंबर पे है, वजन आपके सामने दूसरे नंबर पे है, ये सारी चीजें तो वो आपको लिख देंगे। वेट फॉर एग्जाम्पल किसी ने 60 लिख दिया, किसी ने 70 लिख दिया, तो आप वो 70 60 एज इट इज आप दे देंगे। लेकिन जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं आप उनकी जो मतलब कोडिंग है खुद करनी होती है। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब रिकमेंडेड ये है कि आपके पास वो होनी चाहिए, मतलब प्रीवियसली लिटरेचर बेस होने चाहिए। अगर नहीं भी हैं तो इट्स ओके, आप खुद से असाइन कर दें। जैसे आपकी पहली कैटेगरी अगर जेंडर में मेल है तो उसे आप 1 असाइन कर दें, मतलब, और फीमेल है तो आप 2 असाइन कर दें। आपको आसानी होगी कि जहाँ पे मेल का क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे एसपीएसएस के अंदर 1 इंटर कर देंगे। ठीक है, मैं मतलब आपको ये समझ आ गया, ये थोड़ा सा इसका मैं कैटेगोरिकल का बता दूं आपको। मेरे ख्याल में समझ आ गई है सबको। मैं आगे चलता हूँ फिर। यस तो सर। जी समझ आ गई है ना। जी सर। ओके। अब जैसे खानदानी निज़ाम है तो, और रिहाइश है, मुश्तरका को आप 1 कर देंगे, अलहदा को आप 2 कर देंगे। रिहाइश है तो यहाँ पे ऑलरेडी कोडिंग हुई हुई है। वालिद की तालीम, वालदा की तालीम, मतलब फॉर एग्जांपल वालिद, अब बात यहाँ पे होती है कि अब वालिद का पेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल है लेकिन ओपन एंडेड है, और वालदा का पेशा कैटेगोरिकल है पर ओपन एंडेड है। अब ऐसे क्वेश्चनियर में हम कोडिंग कैसे करें?
सर ओपन एंडेड का मतलब कि कोई भी पेशा हो सकता है? हाँ, कोई भी पेशा हो सकता है। हम्म। ऊपर कोई पार्टिसिपेंट मुझे बता सकता है कि क्या होगा? सर आई थिंक कोई लिमिट रखेंगे इसमें, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई लिमिट यानी कि किसी नंबर से किसी नंबर पर। और ऐसे होता है कि अब इसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास लोगों ने ना, आप सारे क्वेश्चन से एक दफा ओवरव्यू लेके ना डिसाइड करते हैं कि कितने आपके पास ऑक्यूपेशन या पेशा आ चुका है। ठीक है, यस सर। उनके हिसाब से आप फिर बताते हैं कि आप उनकी फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा टीचर, किसी ने लिखा इंस्ट्रक्टर, किसी ने लिखा लेक्चरर, किसी ने लिखा प्रोफेसर। अब आपको लगा कि ये चार पांच चीजें टीचर के ऑक्यूपेशन में आती हैं या एजुकेशनिस्ट के ऑक्यूपेशन में आती हैं, तो आपने एजुकेशनिस्ट लिख दिया। अब किसी ने लिखा कैशियर, किसी ने लिखा कुछ, मैं आपके पास 10-15 इस तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं जो बैंकर में आ जाए। किसी ने लिखा शॉप है, किसी ने लिखा मतलब मैकेनिकल शॉप है, किसी ने लिखा इंजीनियरिंग शॉप है, किसी ने लिखा शोरूम है, किसी ने मतलब क्या लिखा। अब इसमें क्या है, वो मतलब बिजनेस करते हैं। यस सर। तो इस तरह आप उनकी कैटेगरीज को इंटेलेक्चुअली मैन्युअली खुद डिसाइड करके उनकी कैटेगरीज के मुताबिक आप लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बनाएंगे, और फिर आप बताएंगे कि मतलब उनमें से आप ऐसे जैसे डिसाइड कर लिया, तो आप उनमें से आपकी मर्जी है, आप एजुकेशनिस्ट को 1 दे दें, बैंकर को 2 दे दें, बिजनेस वालों को 3 दे दें। यस सर। तो ये सर मैक्सिमम हम कितनी कोडिंग दे सकते हैं? जैसा कि आपने बोला कि अगर 10-15 पेशे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास, तो 10-15 कोडिंग करनी पड़ेगी हमें? आपके पास वैसे तो 2 कोडिंग होनी चाहिए, डायकॉटमस होना चाहिए। अगर वो डायकॉटमस नहीं है तो फिर आप उसे 20 भी कोडिंग दे देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपको डमी कोडिंग करनी पड़ती है। वो एक और तरीका है, क्योंकि आपके जो मतलब एनालिसिस है वो आपके सिर्फ 2 कैटेगरीज पे मतलब होते हैं। 2 से ज्यादा कैटेगरीज पे आपके पास सिर्फ एक एनालिसिस है, एक फैमिली है जो कैटर करती है, वो है अनोवा। अनोवा के अलावा जितनी भी एनालिसिस हैं, अगर वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है और उसकी 2 से ज्यादा कैटेगरीज हैं, तो उसको आपको डमी कोडिंग के थ्रू कैटर करना होता है। कि मतलब 20 कैटेगरीज हैं तो 20 कैटेगरीज को आप 2-2 कैटेगरीज में फिर फर्दर करेंगे। वो एक प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं डमी कोडिंग। वो हम सीखेंगे। सर ये आपने मतलब किसी को। यस आपके सर। क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि जब 2 कोडिंग से ज्यादा तो फिर आप कुछ भी कर लें तो डजंट मैटर। ये डाइकोटोमस बोला था आपने सर, इसका मतलब दो कोडिंग यानी दो जी, कोडिंग दो इसका दो मतलब? दो डायकॉटमस में 2 कैटेगरीज। ठीक है। मल्टी कार्टमस का मतलब है मोर देन 2 कैटेगरीज। ओके। ठीक है, यहाँ तक फिर बहन भाइयों की तादाद आपकी उसी तरह आ जाएगी। मतलब मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल चीजें, बहन भाइयों में आपका नंबर वैसे आ जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मतलब PU UMT या GCU है, तो मतलब यहाँ पे भी आप वैसे ही। अब यहाँ पे बात आती है शोभा की। शोभा ओपन एंडेड है, मतलब डिपार्टमेंट ओपन एंडेड है। लेकिन आपके पास, क्योंकि आप डिपार्टमेंट नहीं मेंशन कर सकते, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ले रहे हैं तो आप कितने डिपार्टमेंट्स मेंशन कर लेंगे? आपके पास डिपार्टमेंट में मल्टीपल डिपार्टमेंट आ जाते हैं। अब जैसे कि फिर अगर आपके पास बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट आ गए हैं, तो आप उन डिपार्टमेंट की फैकल्टीज के हिसाब से डेटा से इंटर करेंगे। मतलब फैकल्टीज क्या होती हैं? अब जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन स्टडीज, सोशल वर्क, इस तरह के जो हैं ये सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज में आ जाते हैं। IBA, MBA, BCom, कॉमर्स,
ये सारी चीजें आपकी मतलब इसमें आ जाती हैं, अ, क्या होती हैं आपकी बिजनेस में आ जाती हैं। इसी तरह आपकी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपकी नेचुरल साइंसेज में आ जाती हैं। इसी तरह आपकी बायो के अंदर जितने भी हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बाकी जितनी भी इसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, वो सारी की सारी आपकी लाइफ साइंसेज के अंदर आ जाती हैं। तो आप उनकी, अगर आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट्स 100 के करीब है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट में एक आपके पास इनोवेटिव डेटा सा आ रहा है, तो उसको आप जो है ना, उसको आप कैटेगराइज कर देंगे, मतलब मल्टीपल उसमें डिपार्टमेंट्स को कैटेगराइज कर देंगे फैकल्टीज के हिसाब से। फैकल्टीज का समझ आ गया, जैसे लाइफ साइंसेज की फैकल्टी है, बिजनेस की फैकल्टी है, नेचुरल साइंसेज की है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज की है। तो आप फैकल्टीज के अंदर देख लें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उसको ले लें। अगर आपको लगता है नहीं यार, इसी तरह आर्ट्स की फैकल्टी है, जैसे कि ये लैंग्वेज एंड आर्ट्स वाली सारी उसी में आ जाती हैं, इंग्लिश आ गया, उर्दू आ गया, तो ये सारी चीजें उन्हीं में आ जाती हैं। तो ये आपने इसको कैटेगराइज करना है अपने हिसाब से। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसे डिपार्टमेंट, अगर लिमिटेड डिपार्टमेंट है, 8-10 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, तो उन्हें डिपार्टमेंट वाइज आप कोडिंग कर दें। अगर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है तो आप फैकल्टी वाइज कोडिंग कोडिंग कर दें। तालीम का साल मतलब आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा कि फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, मजमूई ग्रेड पॉइंट सीजीपीए जिसे कहते हैं, वो भी वैसे आ जाएगा। तालीमी प्रोग्राम की भी आप कोडिंग कर लेंगे, बीएस, एमएससी, एमएस, एमफिल, पीएचडी या दीगर, मतलब इसके अलावा कोई और डिप्लोमे भी तो कर रहे होते हैं। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एडीसीपी कर रहा है तो वो क्या करे, तो उसके लिए आप दीगर करके नाम दे देते हैं। अब उस दीगर में नाम में आप देख लेते हैं कि अगर डिप्लोमा आ रहा है तो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक आ जाता है आपका, मतलब डिप्लोमा, पोस्ट मास्टर डिप्लोमा, जैसे एडीसीबी आपके पास पोस्ट मास्टर डिप्लोमा है। तो अगर पोस्ट मास्टर डिप्लोमा है या प्री मास्टर डिप्लोमा है, तो आप फर्दर 7 और 8 कैटेगरीज बना लेते हैं, 7 पे पोस्ट मास्टर डिप्लोमा और 8 पे प्री मास्टर डिप्लोमा। तो ये इस तरह आपकी कोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ तक कोई बात जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है? मेरे ख्याल में ठीक है, सबको समझ आ रही है, हम आगे चलते हैं। अब देखें, आप 24 घंटे में तकरीबन कितने घंटे कंप्यूटर या लैपटॉप को असाइनमेंट या बुक रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? मतलब आप इसको स्टडी पर्पज के लिए भी कह सकते हैं। तो आप वो जितने घंटे भी बताएगा वो एज इट इज आ जाएंगे। आपके ख्याल में आपका वजन है, बहुत कम वजन है, थोड़ा कम वजन है, बिल्कुल ठीक वजन है, थोड़ा ज्यादा वजन है, बहुत ज्यादा वजन है, तो इसको आप 1 2 3 4 5 के हिसाब से कैटेगराइज कर देंगे, कैटेगरी बना देंगे। और उसके बाद आपने अपने वजन के हवाले से किया, मतलब आपने अपने वजन के हवाले से कुछ किया, कुछ नहीं, एक जैसा रखने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, तो ये कैटेगरीज हैं, इनको आप नंबर्स असाइन कर देंगे। आप 24 घंटे में कितने घंटे टीवी देखते हैं, तो मतलब ये आप उसी तरह, मतलब जो घंटे वो बताएगा वो एज इट इज आ जाएंगे। आप 24 घंटे में कितने घंटे कंप्यूटर या मोबाइल में गेमें खेलते हैं, तो ये भी एज इट इज आपके पास आ जाएगा। तो अजान शुरू होगी है अभी, जब तक सलातो सलाम होता है, तो आपका अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। सर किसी का क्वेश्चन है? ये कैटेगोरिकल, अब आपको उम्मीद है कैटेगोरिकल और जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है उसकी कोडिंग का पता चल गया होगा।
यस सर। गुड। और आपको स्केल की कोडिंग का पता है ना? स्केल की जो कोडिंग होती है वो भी आपको ऑथर्स ने दी हुई होती है, ऐसे है ना? यस सर। मैं एक दफा फिर भी ओवरव्यू करा देता हूँ। स्केल की कोडिंग आपके पास ऑथर ने आपको ऑलरेडी दी हुई होती है। देखें यहाँ पे स्केल में हमें बताया गया है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन के अंदर ही इफ यू आर स्ट्रांगली डिसएग्री वन, इफ मतलब पर्सन इज स्ट्रांगली डिसएग्री, माइल्डली डिसएग्री, न्यूट्रल, तो आप वो जिस पे क्लिक करके हमें देगा वो वाली स्कोरिंग हमने असाइन करनी है एसपीएसएस में। हम ये स्कोरिंग मतलब एज इट इज एसपीएसएस में असाइन करेंगे। और फिर मैं मतलब मेरे पास स्केल ओपन है तो मैं इसलिए इससे एक और बात भी बता देता हूँ, पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर देता हूँ कि देखें इस स्केल के अंदर मतलब मुझे पता है कि मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देख लेंगे तो उसने बताया हुआ होगा। मतलब ये देखिए द आइटम टेंडेड टू बी डिवाइडेड इनटू फैक्टर्स ग्रुप रिलेटिंग टू द सोर्स ऑफ, मतलब जिनके सामने अदर सपोर्ट, मतलब जिनके पास आपके पास फैमिली सपोर्ट है, जिनकी फैमिली सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट के जो आइटम्स हैं उनके सामने FAM लिखा हुआ है, जिनके सामने जो फ्रेंड सपोर्ट है उनके सामने FRI लिखा हुआ है, और जो सिग्निफिकेंट अदर सपोर्टिंग है उनके सामने SO लिखा गया है। तो मतलब ये आपको पता चल जाएगा कौन से आइटम्स किस में है। ये हमें कोडिंग में जब हम इनकी कंप्यूटिंग कर रहे होंगे, जब इनके हम ओवरऑल स्कोर्स ले रहे होंगे तब ये हमें हेल्प आउट करेंगे। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि मतलब इनकी कोडिंग, इनकी जो आपके क्वेश्चनियर्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो हमें ऑथर्स ने स्कोरिंग प्रोसीजर दिया होता है, हम उस वो हम सिंपली अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। इजली ये है कि आपने जिस कैटेगरी को पहले असाइन किया उसको 1 दे दें, जिस कैटेगरी को आपने बाद में असाइन किया उसे आप 2 दे दें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके, तो ठीक है फिर मैं एसपीएसएस का सेटअप आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल हम प्योरली एसपीएसएस पे काम करेंगे और ये मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा कि अगर जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपनी मतलब क्वेश्चन एयर के डेमोग्राफिक शीट जो है वो भी बना लें और अपने क्वेश्चन एयर को भी सेट कर लें। और अगर वो मतलब चाहते हैं कि मैं उनके क्वेश्चन एयर मतलब अगर कोई उनको लगता है कोई इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन एयर है तो वो मतलब क्लास से एक आधा घंटा पहले मुझे ग्रुप में शेयर कर दें तो मैं देख के मैं मतलब बता भी सकता हूँ। आप सिर्फ अपने क्वेश्चन है यार अपने डेटा कलेक्शन के लिए अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हुए तो वो जस्ट आप एक दफ़ा अपने पास प्रिंट आउट रख लें। कल हम उसकी एसपीएसएस मतलब एसपीएसएस की प्रैक्टिस करेंगे और डेटा एंट्री करने का पूरा आपके इस तरह डेटा शीट बन जाएगी। जब आपके पास डेटा आ जाएगा तब आप डेटा एंटर करके एनालिसिस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम पूरा रिजल्ट का चैप्टर इसमें करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। सर ठीक है आप काइंडली इन्फॉर्म कंसेंट और डेमोग्राफिक फील्ड वगैरह शेयर कर देंगे सामने यार वो को। जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्म कंसेंट मतलब मेरे पास कोई बैकअप में असल में मैं मतलब इट सीम्स मतलब कि नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड, शायद मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था मेरा लैपटॉप क्रैश हुआ है, मेरे पास ना बैकअप में कोई भी डेटा नहीं, तो हार्ड ड्राइव मेरी क्रैश हो गई। तो मेरे पास वो जैसे ही मैंने आज दी है तो जैसे ही मतलब कोई उसमें से डेटा निकलता है तो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके, यस सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।